हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है खान सर के पॉकेट जी के बुक के रिवीजन वाले सेशन में। साथियों, आज के लेक्चर में हम लोग महामैराथन लगाने वाले हैं भारतीय संविधान के। तो यदि आप भी भारतीय संविधान को पूरा कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं, वो भी खान सर के पॉकेट जी के बुक वाले जो पार्ट में लिखा गया है, जो बुक में लिखा गया है भारतीय संविधान के बारे में, यदि उसको रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा। आज का सेशन 2 से ढाई घंटा चलने वाला है, तो इस सेशन को पूरे एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोग को मैं बता दूं, इस बुक का रिव्यू मैं आप लोग को दे दूं तो ये बुक जो है आप लोग के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है ही है। इस बुक का खासियत आप लोग को जानना है तो आप लोग बिहार में जो बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था, यानी 1275 वाला जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसका पेपर मिला लीजिएगा इस बुक से। 75 से 76 क्वेश्चन जो है इस बुक से हूबहू लड़ा था। तो वहां से जो है आप लोग इसका जो है खासियत देख लीजिएगा। अदरवाइज आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस एग्जाम के लिए ये बुक जो रहने वाला है ये रामबाण साबित होगा ही होगा। आप सभी लोग जानते भी हैं इस बुक का खासियत क्या है। तो आप लोग को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आज के सेशन में हम लोग लगाने वाले हैं भारतीय संविधान के महामैराथन। तो भारतीय संविधान के आज के सेशन में हम लोग जो है क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन जो है, सारा पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि खान सर के पॉकेट जी के बुक को लाइन बाय लाइन रिवीजन करना, ये बुक जो है 540 पेज का बुक है और न्यू एडिशन वाला बुक जो है 484 पेज का बुक है। तो न्यू एडिशन वाला बुक को लाइन बाय लाइन रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को मैराथन के माध्यम से पूरा बुक को कंप्लीट कराया जाएगा। तो मात्र 15 से 20 दिन में इस बुक को पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। यदि आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक जो है आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बुक तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बट मैंने इसलिए एनटीपीसी और ग्रुप डी का जिक्र किया क्योंकि ये बहुत जल्द इसका एग्जाम होने वाला है। तो इसीलिए मैं आप लोग को ये जिक्र किया कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अदरवाइज सब एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो भाग 1 देखेंगे, संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन के बारे में पढ़ने वाले हैं, नागरिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, यानी संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप लोग भी भारतीय संविधान को कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा, और जो पार्ट बच जाएगा आज के सेशन में वो पार्ट हम लोग कल के सेशन में कवर कर लेंगे। तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा, हो सकता है कि भारतीय संविधान का 2 पार्ट बन जाए। तो आप लोग इस सेशन को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम जो रिवीजन कराते हैं पीसी के माध्यम से कराते हैं, तो आप लोग अपने मोबाइल को फुल स्क्रीन में कर लीजिए ताकि आप लोग को डिस्टर्ब ना हो। तो फुल स्क्रीन में कर लीजिए और ध्यान से जो जो मैं पॉइंट बताऊंगा उसको आप लोग रिवीजन करते चलिएगा। तो सभी लोग वीडियो को फुल स्क्रीन में करके देखना प्रारंभ करिए। चलिए देखिए सभी लोग। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग कल के सेशन में भाग 1 पढ़ चुके थे, बट आज के सेशन में भी हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे क्योंकि आज के सेशन जो रहने वाला है ये मास्टर क्लास रहने वाला है। तो मैंने सोचा कि भाग 1 से ही कवर किया जाए। तो भाग 1 से लेकर अब जहाँ तक कवर होगा आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग भाग 1 को ही क्विकली रिविजन कर लेते हैं क्योंकि हम लोग कल के सेशन में ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। तो एक बार और जो है हम लोग देख लेते हैं, इसके केवल आर्टिकल को ही हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल 1 आप लोग क्या याद रखिएगा, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का जिक्र करेगा तो आप लोग बतलाइएगा आर्टिकल 1, यानी यूनियन ऑफ स्टेट का बात करेगा तो आप लोग क्या बतलाइएगा, ये अनुच्छेद 1 आप लोग को बतलाना है। यहाँ पर आप लोग एक और पॉइंट याद रखिएगा, यानी हिंदी में इसका हो जाता है कि भारत जो है ये राज्यों का संघ है, न कि भारत है। भारत जो है एक क्या है, तो एक राज्यों का संघ है, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का एक संघ है हमारा भारत। तो इस प्रकार से आप लोग को क्या रखना है, याद रखना है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट है हमारा भारत। तो चलिए अगला आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है, तो आप लोग कहिएगा आर्टिकल 2 के अंतर्गत होता है। तो ये क्या पॉइंट है आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, कोई भी मान लीजिए विदेशी भूमि को हम लोग जीते हुए हैं या किसी मतलब युद्ध में हम लोग उसको क्या किए हैं, अपने पास कब्जा करना चाहते हैं, तो उसको कैसे अपने जो है देश में मिलाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 2 के अंतर्गत हम लोग अपने देश में मिलाएंगे, या जो है कोई भी विदेशी भूमि हो जिसको हम लोग को भारत में मिलाना होगा तो हम लोग आर्टिकल 2 के मदद से ही हम लोग मिला सकते हैं। ये इतना पॉइंट आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आप लोग को मैं बता दूं, सिक्किम जो था ये भारत का हिस्सा नहीं था, आप सभी लोग जानते थे। तो वो किस आर्टिकल के तहत मिला है, तो आर्टिकल 2 के तहत ही मिला है।
अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 ये कहता है कि वर्तमान में जो राज्य है हमारे देश में, जितने राज्य है, जितने केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अंदर जो है नाम परिवर्तन करना, बाउंड्री चेंज करना, ये सब प्रकार के जो जितना भी पॉइंट है ये सब आर्टिकल अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आ जाएगा। तो नए राज्य का स्थापना, राज्यों को तोड़ना, राज्यों को विलय करना, ये सब जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आ जाएगा। यानी जो वर्तमान में हमारे राज्य है उस राज्य का जिक्र कर रहा है। उसके बाद अनुच्छेद 4 में आप लोग केवल इतना याद रखिएगा, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुसांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की जो है अधीन बनाई गई विधियाँ, आर्टिकल नंबर 4 आप लोग को याद रखना है। यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का जिक्र करेगा तो आप लोग बताइएगा अनुच्छेद 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आज के सेशन में जो है आगे के पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये कल के सेशन में हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। तो चलिए, मैं जहाँ से नहीं कल के सेशन में बताया था वहाँ से मैं बतलाऊंगा। यहाँ से हम लोग कल के सेशन में नहीं देखे थे, तो यहाँ से पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्या लिखा गया है? राज्य द्वारा निर्मित एक संविधान सभा द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए एक पृथक संविधान का निर्माण किया गया, जो 26 जनवरी 1957 से अस्तित्व में आया। अगला पॉइंट है, विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त राज्य कौन कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, इन सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है। जैसे कि एक राज्य देखिएगा, नागालैंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, उसके बाद मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये वो राज्य है जिसको क्या है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कश्मीर का विलय कैसे हुआ भारत में। तो कश्मीर का हम लोग विलय देख लेते हैं। तो देखिएगा, कश्मीर का शासक कौन था? तो आप लोग कहिएगा हरि सिंह थे। यहाँ शासक जो थे ये हिंदू थे, लेकिन 75% जनता मुस्लिम थी। ये भी पॉइंट आप लोग को क्या करना है, हर हाल में याद रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट है, राजा हरि सिंह भारत के प्रजातंत्र तथा पाकिस्तान के सांप्रदायिकता से भयभीत होकर स्वतंत्र भारत का निर्णय लिया। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिए, कश्मीर में शेख अब्दुल्ला भारत में विलय चाहते थे। अगला पॉइंट है, 22 अक्टूबर 1947 को जो है पठान आदिवासी जिनका अनौपचारिक नेतृत्व पाकिस्तान सेना कर रही थी, उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया 24 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार से महाराजा हरि सिंह ने हस्तक्षेप का आग्रह किया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह विलय के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तथा शेख अब्दुल्ला को राज्य के प्रबंधन का नेतृत्व दिया। ये सभी पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। और अगला पॉइंट याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में विशेष प्रावधान आप लोग याद रखिएगा। 5 अगस्त 2019 के जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 370 धारा को समाप्त कर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। कब? तो आप लोग याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 पार्टों में बांट दिया। एक जम्मू कश्मीर हो गया और दूसरा क्या हो गया, लद्दाख हो गया। तो ये दोनों को क्या बना दिया गया था? तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट है, जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ था। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार जूनागढ़ का विलय हमारे जो है देश में कैसे हुआ था। तो जूनागढ़ जो है सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी, जिसके नवाब महावत खां ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। नवाब पाकिस्तान में, जबकि हिंदू जो है बाहुल्य क्षेत्र की जनता भारत में विलय चाहती थी। तो ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जामिनर जैसे सेट कर देता है कि जो है जूनागढ़ था इसका जनता क्या चाहती थी। तो ये पॉइंट आप लोगों से पूछ लेता है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने जनवरी 1948 में जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का भारत में विलय कर लिया था। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ? तो आप लोग याद रखिएगा, जनमत संग्रह के द्वारा। तो जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। अब आते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं हैदराबाद का विलय। तो हैदराबाद का विलय, तो यहाँ के निजाम कौन था? तो उस्मान अली खान थे। तो यहाँ के निजाम कौन थे? उस्मान अली खान। यहाँ की 84% आबादी हिंदू थी। हैदराबाद के निजाम स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन यहाँ की जनता भारत में विलय चाहती थी।
13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो के तहत कार्यवाही प्रारंभ किया। तो ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। और 17 दिसंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कर दिया गया था। तो हैदराबाद का विलय करने के लिए कौन सा जो है यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया था, तो आप लोग क्या बतलाइएगा। यहाँ पर आप लोग को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो ऑपरेशन पोलो आप लोग को याद रखना है, हैदराबाद के विलय से संबंधित है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं गोवा का विलय। तो गोवा का विलय कैसे हुआ था। तो गोवा पर आज़ादी के 14 वर्ष बाद एक पुर्तगालियों का आधिपत्य रहा। 2 दिसंबर 1961 को भारत सेना ने गोवा मुक्ति अभियान प्रारंभ किया। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली गवर्नर मेन्यू वासुलो डे सिल्वा ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा गोवा भी भारत का अभिन्न अंग बन गया। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा का विलय किया गया। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि किस ऑपरेशन के तहत गोवा का विलय हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कौन, तो ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय के तहत गोवा का जो है विलय हुआ था। अगला पॉइंट है 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग को हर हाल में याद रखना है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर नोट में याद रखिएगा लक्षद्वीप, जो कि लक्का द्वीप या और मिनिकोय और मनी द्वीप समूह का नाम है। लक्का द्वीप, मिनिकोय और अमिनी द्वीप द्वीप समूह जो है अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप कर दिया गया तथा इसकी राजधानी कवारती कर दी गई। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है, तो आप लोग बताइएगा कवारती है। तो लक्षद्वीप की राजधानी आप लोग को याद रखना है यहाँ से बस। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर देखिएगा दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय कैसे हुआ था। तो 26 जनवरी 2020 को संसद द्वारा दादर एवं नागर हवेली और दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश को विलय विधेयक 2019 पारित कर दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान में ये जो है दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहले ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। यह 26 जनवरी 2020 से प्रभावित हुआ है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ये दोनों को कब से मिला दिया गया है, तो 26 जनवरी 2025 से इसको जो है मर्ज कर दिया गया है। चलिए हम लोग आगे का आर्टिकल याद रखते हैं जिसके तहत हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। तो नागरिकता आप लोगों से पूछ लेते हैं, नागरिकता अंतर्गत जो है आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आता है, तो आप लोग बताइएगा। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं नागरिकता को। तो नागरिकता के लिए नागरिकता के बारे में सभी लोग को पढ़ना जो है अनिवार्य है। आप लोग चाहे अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं या एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारा जो है क्या क्या अधिकार है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान का। तो यहाँ पर भाग 2 में हम लोग कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल देखेंगे, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक देखते हैं। यहाँ पर पहले आर्टिकल यानी इस भाग के पहला आर्टिकल जो है अनुच्छेद नंबर 5 है, इसको देखिएगा लिखा गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अर्थात संविधान लागू होने के समय नागरिकता। ये पॉइंट जो है आर्टिकल नंबर 5 में बतलाया गया है। आर्टिकल नंबर 6 में याद रखिएगा पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के आधार। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, यानी पाकिस्तान से जो भारत आ रहे थे उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 7 में देखिएगा पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता होना। उसके बाद आर्टिकल 8 में याद रखिएगा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, यानी जो भारत से बाहर रह रहे हैं और भारत के बारे में सोच रहे हैं उनके प्रावधान को लेकर यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 9 देखिएगा विदेशी राज्य के नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता न होना। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है, यानी कोई भी व्यक्ति है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसका जो है भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। वही बात आर्टिकल नंबर 9 में बतलाया गया है। आर्टिकल नंबर 10 में देखिएगा लिखा गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो यहाँ पर यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 10 में देखिएगा, यहाँ पर ये बतलाया गया है कि कब तक आप लोग का जो है नागरिकता बना रहेगा, ये बात यहाँ पर बतलाया गया है। जब तक आप लोग देशद्रोही वाला काम नहीं करते हैं तब तक जो है आपका नागरिकता बना रहेगा, ये बात यहाँ पर बतलाया गया है आर्टिकल नंबर 10 में।
आर्टिकल नंबर 11 देखिएगा, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमयन किया जाना, यानी नागरिकता से संबंधित कोई कानून बना सकता है तो वो संसद बना सकता है, ये बात आर्टिकल नंबर 11 में लिखा गया है। तो इतना पॉइंट आप लोग आर्टिकल से संबंधित याद रखिएगा। अब आइए हम लोग नागरिकता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि नागरिकता के बारे में पॉइंट भी यहाँ से फैक्ट डायरेक्ट पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट में आप लोग याद रखिएगा, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। भारत के एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में जो है कैसा नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये नहीं कि जो है केंद्र सरकार में आपका अलग पहचान है और राज्य सरकार में अलग पहचान है, ऐसा नहीं है कुछ। हमारे यहाँ सभी के लिए जो है एक नागरिकता का प्रावधान है, यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है। इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। भारतीय नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त है, भारतीय नागरिकता। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट में याद रखिएगा, यह व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। तो यह व्यवस्था यानी एकल नागरिकता का जो प्रावधान ये कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग बताइएगा, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। भारत में सभी नागरिकों को पूरे देश में समान नागरिकता अधिकार प्राप्त है। अगला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के बारे में कानून बनाने की संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि मैं आप लोग को ऑलरेडी बतला चुका हूँ। अगला पॉइंट है, भारत में संसद द्वारा 1955 में नागरिकता कानून बनाया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर नागरिकता के अर्जन व समाप्ति संबंधी नियम बनाए गए हैं, जिसमें 5 प्रकार से नागरिकता के अर्जन की व्यवस्था है। यानी यहाँ पर बतलाया गया है 5 प्रकार से आप लोग नागरिकता जो है भारत का प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, कौन कौन सा पॉइंट है आप लोग याद रखिएगा। जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुक्रम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण के आधार पर कर सकते हैं, देशीकरण के आधार पर कर सकते हैं और भूमि के अर्जन के आधार पर कर सकते हैं। इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो ये कितने प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 प्रकार से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके पास से जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है, बाई बर्थ, बाई जो है रजिस्ट्रेशन, ये सब पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। तो ये 5 पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, बार बार एग्जामिनर पूछता है। नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता पिता में से किसी एक भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के उपरांत वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हो अथवा जन्म के समय दोनों में से एक भारतीय नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो, भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो यहाँ पर जो है जन्म के आधार पर जो नागरिकता प्राप्त होगा उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 5 के यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की गई है जो संविधान के प्रारंभ के समय निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता था। तो आप लोग को याद रखना है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन नागरिकता। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है, यहाँ पर अगला पॉइंट याद रखिएगा, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है। यह अधिनियम संविधान लागू होने के पश्चात नागरिकता प्राप्त करने और उसके समाप्त होने से संबंधित बातों के लिए उपबंध करता है। नागरिकता कानून 1955 भारतीय नागरिकता से जुड़ा एक विस्तृत कानून है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट है, नागरिकता अधिकार अधिनियम में मुख्यतः 6 बार जो है संशोधन किया जा चुका है। कब कब, तो 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में संशोधन किया गया है। यह भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और अगला पॉइंट है, 1957 में किए गए संशोधन का नाम 1957 था, जो 27 दिसंबर 1957 को पारित हुआ। 1960 में 9वें संविधान संशोधन द्वारा भारत पाक समझौते से बेरूबारी व खुलना इत्यादि क्षेत्र पाकिस्तान को दिए और अनुसूची 1 में संशोधन किया गया। तो ये भी पॉइंट आप लोग को क्या करना है, याद रखना है।
चलिए अगला पॉइंट हम लोग याद रख लेते हैं, नागरिकता अधिनियम 2015। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के पॉइंट हम लोग याद रख लेते हैं। आप लोगों को मैं जितना पॉइंट बतला रहा हूँ उतना पॉइंट आप लोग को एक बार अपने से भी रिवीजन करना है, जिसका पीडीएफ में, ये पीडीएफ आप लोग को जो दिखाई दे रहा है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि कंप्लीट पीडीएफ एक ही बार में मिल जाए, और जो खान सर के पॉकेट जी के बुक का फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन दोनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमारा जो नंबर दिया गया है एक वीडियो में, इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर जो जो पॉइंट बतलाया गया है उस प्रकार से आप लोग इसका पीडीएफ कंप्लीट ले सकते हैं दोनों एडिशन का। चलिए यहाँ पर पढ़िएगा। भारतीय संसद द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 पारित करके नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इसके द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है। कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं? तो इस संशोधन द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति तथा समुद्री पारी भारतीय नागरिक कार्ड को एक साथ मिलाने की व्यवस्था की गई। यहाँ पर देखिएगा, POI कार्ड स्कीम 2002 में और OCI कार्ड स्कीम 2005 में शुरू की गई थी। PIO कार्ड योजना समाप्त कर दी गई। अभी तक जारी किए गए PIO कार्ड को OCI कार्ड होल्डर समझा जाएगा। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं एकल नागरिकता के बारे में। तो एकल नागरिकता के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को एकहरी नागरिकता प्रदान की गई है, जबकि भारत में संघीय शासन है जिसके तहत दोहरी राज्य पद्धति को अपनाया गया है। अन्य संघीय देशों जैसे अमेरिका व स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ये भी पॉइंट याद रखना है, हमारे देश में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, बट अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं NRI के बारे में। तो यहाँ पर अनिवासी भारतीय, तो अनिवासी भारतीय के यानी NRI के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यह भारत के ही नागरिक होते हैं किंतु नौकरी या व्यवसाय के संबंध में भारत से बाहर निवास करते हैं, यानी कमाने के चक्कर में जो है विदेश में रहते हैं, उन लोगों के बारे में यहाँ पर जिक्र चल रहा है। ये भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं। इन्हें मतदान का अधिकार तो है किंतु चुनाव लड़ने का नहीं। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। इनको भारत के समान नागरिक को प्राप्त सभी लाभ प्राप्त है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है, एक बार फिर से पढ़िएगा। इनको भारत के समान नागरिक के जितना अधिकार है उतना इनको भी अधिकार प्राप्त है, बट ये भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इतने इन पर जो है रीजन है, बस इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है भारतीय मूल के व्यक्ति PIO, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति जो है ये भारत के नागरिक नहीं है किंतु इनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हैं। ये विदेशी पासपोर्ट धारण करते हैं। इन्हें मत देने एवं चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इनको विशेष लाभ नहीं है तथा भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 7 वर्ष तक लगातार जो है भारत में निवास करना जरूरी है। तो इनको जो है भारत में रहना होगा तो 7 वर्ष लगातार बतलाना होगा कि हम 7 वर्ष से भारत में रह रहे हैं, उसका सबूत देना होगा, तो अब इनको नागरिकता प्राप्त हो सकता है भारत में। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। विदेशी भारतीय नागरिक यानी OCI, ये ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो पूर्व में भारतीय नागरिक रहे हैं या भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अर्हता ग्रहण करते हैं। इन्हें आजीवन वीजा की सुविधा उपलब्ध है। इन्हें भारत में संपत्ति के क्रय विक्रय का अधिकार प्राप्त है। अन्य तथ्य में देखिएगा तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा OCI में PIO का विलय कर दिया गया, अर्थात अब OCI एवं PIO में कोई भी भिन्नता नहीं है। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला है नोट में देखिएगा, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान व बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों के नागरिकों को दिया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। OCI किसको दिया जाता है? तो पाकिस्तान व बांग्लादेश के छोड़कर अन्य सभी देशों को जो है नागरिकों को ये दिया जाता है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को क्या करते हैं और याद रखते हैं, कंटिन्यू। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, थोड़ा बहुत पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नागरिकता संशोधन बिल 2016 के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, यह बिल नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। यह बिल OCI कार्ड होल्डर पर
होल्डरों पर प्रतिबंधों को विस्तारित करता है। यह बिल भारत के 3 पड़ोसी देश कौन कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और पारसी अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने में छूट प्रदान करता है। उपर्युक्त 6 धर्मों के लोगों के लिए निवास की शर्त 11 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दी गई है। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर और पॉइंट जो लिखा गया, चलिए हम लोग सभी पॉइंट को देखते हैं, क्योंकि हम लोग इस बुक को रिवीजन कर रहे हैं, न कि हम लोग जो है एक संविधान पढ़ रहे हैं। तो संविधान तो पढ़ ही रहे हैं, बट हम लोग बुक को लाइन बाय लाइन रिवीजन कर रहे हैं, तो एक भी पॉइंट हम लोग बुक के छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, नागरिकता जो है, नागरिकता संबंधी हम लोग पॉइंट याद रख सकते हैं। तो नागरिक व समाज के संबंधों को प्रदर्शित करती है। प्रत्येक देश के नागरिकता संबंधी अपने अपने अधिनियम या कानून होते हैं। भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। इस आधार पर संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। संसद समय समय पर इस अधिनियम में संशोधन कर नया कानून बना रही है, अर्थात संसद विधि द्वारा संशोधन कर सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। संसद सामान्य बहुमत के आधार पर, अर्थात संसद में उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक के समर्थन द्वारा संशोधन कर सकती है इस बिल पर। यह पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में हम लोग कुछ जो है प्रमुख बातें यहाँ पर पढ़ लेते हैं। प्रावधान क्या क्या किया गया था इस अधिनियम के तहत? तो नागरिक संशोधन कानून यानी नागरिक संशोधन कानून 2019 के द्वारा नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन किए गए हैं, जो इस प्रकार है। नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव किया गया है और साथ ही भारत में निवास करने हेतु न्यूनतम सीमा 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। मूल अधिनियम की धारा 2 उपधारा 1 के खंड ख के पश्चात परंतु के अंतः स्थापित किया गया है। इस संशोधन के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ना के शिकार होकर 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी व ईसाई धर्म वाले लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। मुस्लिमों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। इस संशोधन के अनुसार भारत में बिना वैध पासपोर्ट प्रवेश करने तथा निर्धारित समय से अधिक रुकने के बावजूद इन 6 समुदाय के व्यक्ति को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और योग्य व्यक्तियों को आवेदन करने पर पंजीकरण या देशीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा और इन्हें भारत में प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक समझा जाएगा। इस प्रकार इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह निश्चित कर दिया गया है कि बिना वैध पासपोर्ट तथा निर्धारित समय सीमा से अधिक रुकने के बावजूद अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई समुदाय को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, संसद द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक को दिसंबर 2019 में पारित किया गया। संशोधन विधेयक 9 दिसंबर को लोकसभा में, 11 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ, 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना जारी कर 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन कानून 2019 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। परंतु इस नागरिकता संशोधन अधिनियम का व्यापक विरोध भी हो रहा है। इस संशोधन अधिनियम के विरोध में जो भावना सामने आई है, जिसमें कहा गया कि यह कानून भारत के बहुसंख्यक समुदाय को राजनीतिक रूप से एकीकृत करना चाहती है और मुस्लिम समुदाय को अलग थलग करना चाहती है। सरकार ने केवल एक धर्म विशेष को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संगठन इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि इससे पूर्वोत्तर में मूल निवासियों की पहचान को खतरा उत्पन्न होगा और संस्कृत खत्म होने का डर है। असम में इसे भारत सरकार व असम नेताओं के बीच 1985 में हुए असम समझौते का उल्लंघन माना जा रहा है। तो ये पॉइंट आप लोग को जरूर याद रखना है।
कि इस अधिनियम का जो है विरोध भी हो रहा है। अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसे या बसे, उनमें जो मुसलमान है उन्हें विदेशी घुसपैठिए मानकर उन पर कार्रवाई की जाएगी, और जो है गैर मुस्लिम के खिलाफ नहीं। गैर मुस्लिम को बिना किसी सबूत के भारत का नागरिक माना जाएगा। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। यदि मुस्लिम प्रवेश कर जाते हैं तो उसको घुसपैठिया मानकर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि इस अधिनियम को इनर लाइन परमिट यानी ILP के बिना लागू किया जाता है, जो CCA के अंतर्गत लाभार्थी आसानी से भारतीय नागरिकता और देश में कहीं भी बसने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। ILP व्यवस्था वाले राज्यों में शरणार्थियों के बसने पर प्रतिबंध है। असम और त्रिपुरा राज्य CCA 2019 का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगी है। यहाँ बंगाली भाषा जो है अवैध शरणधारियों का जो है सर्वाधिक आगमन हुआ है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को याद रख लेते हैं। यहाँ पर बहुत पॉइंट लिखा गया है, बट हम लोग सभी पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि बुक का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ साथ बंगाल पूर्वी सीमा विनियमन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन परमिट यानी ILP वाले क्षेत्रों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम में भी ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। अगला पॉइंट आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। चलिए ज़्यादा जूम हो गया। कह रहा है इनर लाइन परमिट यानी ILP के बारे में बात कर रहा है। यह एक प्रकार का यात्रा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को ILP व्यवस्था के तहत संरक्षित 4 राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भ्रमण करने या रहने की अनुमति प्रदान करता है। ILP शरणार्थियों को ILP के क्रियान्वयन वाले राज्यों में बसने से प्रतिबंधित करता है। ILP केवल घरेलू पर्यटकों को ही दिया जाता है। इसमें यात्रा की तिथि, रहने की अवधि और राज्य में उन विशेष क्षेत्रों को भी निर्दिष्ट किया जाता है जहां ILP धारक यात्रा कर रहा है। ILP संबंधित प्रावधान राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में ILP लागू है। हाल ही में मेघालय विधानसभा ने राज्य में ILP व्यवस्था लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है। मणिपुर में यह व्यवस्था 1 जनवरी 2020 से लागू की गई है। यहाँ 4 प्रकार के परमिट जारी किए जा रहे हैं, जिनमें अस्थायी, नियमित, विशेष और श्रम परमिट शामिल है। ये सभी पॉइंट को क्या करना है, आप लोग को याद रखना है। वैसे जो है ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, बट आप लोग याद जरूर रखिएगा क्योंकि बुक में लिखा गया है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो NRC के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का उद्देश्य ऐसे लोगों की पहचान करना है जो भारत के नागरिक न होने के बावजूद भी भारत में रह रहे हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ जो है ऑफ सिटीजन एक रजिस्टर है जो भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों के रिकॉर्ड से संबंधित है। इसकी शुरुआत 2013 में सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में असम से हुई। असम के अलावा यह किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है। इस प्रकार अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना तथा यदि संभव हो तो भारत की नागरिकता प्रदान करना। इस रजिस्टर में नाम लिखवाने के लिए केवल राशन कार्ड या आधार कार्ड काफ़ी नहीं होगा, बल्कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को यह साबित करना होगा कि वे भारत के नागरिक हैं। इस संबंध में उन्हें जो है पर्याप्त सबूत देने होंगे। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका मूल उद्देश्य देश के सामान्य निवासियों का डेटाबेस तैयार करना है। सामान्य नागरिकों से तात्पर्य ऐसे लोग से हैं जो पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से किसी स्थान के निवासी हैं या 6 मास
के अधिक समय तक रहने के इच्छुक हैं, ऐसे लोगों को धर्म, जाति, आर्थिक जो स्थिति व अन्य जानकारियों एवं घोषणा के आधार पर देनी है। इसके लिए प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) सामान्य निवासियों का रजिस्टर है, जो नागरिकता कानून 1955 में 55 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर तैयार किया जाएगा। 24 दिसंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के देश भर में चल रहे विरोध के बीच ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अपडेट करने को मंजूरी दे दी है। यह रजिस्टर असम को छोड़कर 1 अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक संपूर्ण देश में तैयार हो जाएगा। इसे ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा। तो यह भी पॉइंट याद रखिएगा। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन व भविष्य के हिसाब से योजनाओं का आकार और अन्य फैसलों के लिए आधार डेटा तैयार करना है। यह धोखाधड़ी रोकने और प्रत्येक परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायक होगा। इतना पॉइंट आप लोग जो है नागरिकता के संबंध में याद रखिएगा। आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को क्लियर समझ में आ चुका है। अब हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, यानी मूल अधिकार के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। तो मूल अधिकार कहेगा तो आप लोग याद रखिएगा भाग 3 के अंतर्गत आता है। और भाग 3 के अंतर्गत कौन कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं गला फ्रेश करके फिर जो है कंटिन्यू क्लास कराने वाला हूँ आप लोग को। तो आज का जो सेशन है ये महामैराथन चलने वाला है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, यानी कंटिन्यू जारी रखते हैं। तो हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एक बार फिर से याद रखिएगा, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंतर्गत आ जाता है मूल अधिकार यानी भाग नंबर 3। तो भाग नंबर 3 पूछे या मूल अधिकार पूछे तो आप लोग बताइएगा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है। चलिए हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों संबंधी उपबंध है। भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो आप लोगों से जब पूछेगा मौलिक अधिकार, या इसी को मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं, तो मौलिक अधिकार का अवधारणा किस देश के संविधान से हम लोग अपने देश के संविधान में अपनाए हैं, तो आप लोग बताइएगा अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने ये मौलिक अधिकार का जो है प्रावधान हम लोग ग्रहण किए हुए हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। आप लोग से पूछ लेता है मैग्ना कार्टा भाग किस को कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। या आप लोगों से पूछ सकता है मौलिक अधिकार को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग कहिएगा भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मूल अधिकारों को मूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कानून के मूल सिद्धांत हैं जिसकी गारंटी संविधान में दी गई है, तथा ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, यानी जैसे कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक ये सभी ज्ञान के लिए आवश्यक है। चलिए हम लोग इस जो है ये जो मौलिक अधिकार है इसका विशेषताएं देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, यानी इसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं, तो कानून कोर्ट जा सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति जो है आपका मौलिक अधिकार का हनन करना चाहते हैं तो इसके विरुद्ध आप कोर्ट जा सकते हैं। यही बात यहाँ पर बतलाया गया है कि मौलिक अधिकार एक वाद योग्य होते हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। मौलिक अधिकार जो है असीमित नहीं है, यह भी पॉइंट याद रखिएगा, अर्थात राज्य द्वारा इन पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्रदान किए गए हैं। उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं आप लोग अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और अनुच्छेद 30। तो ये सभी अनुच्छेद को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। तो आप लोग को इतना पॉइंट याद रखना है।
तो आप लोग को क्या याद रखना है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़कर जितना आर्टिकल बच जाता है ये भाग 3 के अंतर्गत ये सभी आर्टिकल जो है विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त है। बट आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है, अर्थात संसद द्वारा इनमें कटौती की जा सकती है तथा आपातकालीन की स्थिति में केवल भारतीयों को अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो ये बतलाया गया है कि आपातकालीन की स्थिति यदि भारत में पैदा हो जाता है, आपातकाल की स्थिति में जिक्र कर रहा हूँ, यदि आपातकाल का स्थिति भारत में प्रकट होता है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी अनुच्छेद को निलंबित किया जा सकता है। ये बात यहाँ पर बतलाया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध या खिलाफ प्राप्त हैं, अर्थात मूल अधिकार राज्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं या ऐसे कार्य करने से रोकते हैं जो मूल अधिकारों के खिलाफ हो। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है मूल रूप से भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए जा गए थे, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों के अनुच्छेद 31 व अनुच्छेद 19 के च से निकालकर अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो आप लोग इतना पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारा मूल अधिकार था कौन सा, तो ये संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले जो मूल अधिकार था हमारा, इसको अब जो है क्या कर दिया गया है, तो ये विधि का अधिकार बना दिया गया है। कब किया गया ऐसा, तो आप लोग बतलाइएगा। ऐसा 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया जो कि 1978 में हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब जो संपत्ति का अधिकार है ये एक विधि यानी कानून का अधिकार बना दिया गया है। ये संपत्ति का अधिकार क्या था, तो आप लोग समझिए इसे गड़बड़ क्या हो रहा था सरकार को। तो मान लीजिए आपके पास जो संपत्ति है और आपका कोई, मान लीजिए आपका घर है, कोई ज़मीन है, कोई हाईवे निकल रहा है आपके ज़मीन से होकर, और आप इस जिद पर बैठ गए हैं कि हम अपना ज़मीन नहीं देंगे क्योंकि संपत्ति का अधिकार है हमारे पास, हमारा मर्जी ज़मीन दे कि न दे। तो इस कंडीशन में सरकार को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। हाईवे निकालना होता था तो वो जिलेबिया मोड़ बन जाता था, जिसके वजह से आप सभी लोग जानते हैं ट्रांसपोर्टिंग में कितना दिक्कत आ जाएगा। तो उसी को देखते हुए सरकार ने एक विधेयक लाया जिसके तहत क्या किया गया, संपत्ति अधिकार को इसको विधि अधिकार बना दिया गया था। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और ये किस आर्टिकल में जोड़ा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया है। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन, न कि 42वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, क्योंकि 42वां और 44वां संविधान संशोधन में गड़बड़ा जाते हैं। तो आप लोग को कन्फर्म जो है याद कर लेना है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। यहाँ पर समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ना है। 14 से 18 तक के अंतर्गत आ जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल जो है 25 से 28। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो इतना हम लोग को क्या करना है, ये जो है मौलिक अधिकार को पढ़ना है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले जो था जब संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ये कौन हट गया है, तो आप लोग बताइएगा। वो हट गया है जो संपत्ति का अधिकार था, उसको अब कानून का अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। तो चलिए हम लोग एक आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे 12, क्योंकि 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल आ जाता है भाग 3 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 12 में पढ़ लेते हैं। इस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। तो राज्य का परिभाषा आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 12। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में प्रावधान है। कहाँ पर, तो आर्टिकल 13 में ये प्रावधान है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर लिखा गया न्यायिक पूर्वावलोकन। यह न्यायिक पूर्वावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित करती है। तो यह भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है।
यहाँ पर देखिएगा अगला पॉइंट हम लोग याद करते हैं समानता का अधिकार। तो ये समानता का अधिकार यानी जो हमारा वर्तमान में 6 मूल या मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। जिसका पहला मूल अधिकार जो है ये कौन सा है, तो समानता का अधिकार। ये जो है इसके अंतर्गत कितने आर्टिकल पढ़ना है, तो 14, 15, 16, 17, 18 आर्टिकल पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 14 को ही देख लेते हैं। कानून के समक्ष जो है समानता। तो कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 है, इतना ही आप लोग को याद रखना है, बट हम लोग इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। और अनुच्छेद 14 यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, यानी कानून के सामने सभी लोग जो है बराबर है। एक वीआईपी हो या एक बहुत गरीब व्यक्ति हो, वो कानून के सामने जो है सभी लोग समान है। तो ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। अगला पॉइंट है विधि का समान संरक्षण। यह वाक्य अमेरिका संविधान से लिया गया है। यह कल्पना इस बात पर आधारित है कि समानों के साथ समान तथा असमान व्यक्तियों के साथ असमान का व्यवहार किया जा सकता है। जैसे जन कल्याण के हित में महिलाओं और वंचित वर्ग के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। ये जो है सकारात्मक अवधारणा है, ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। आप लोग यहाँ से एक और पॉइंट याद रखिएगा, विधि का समान संरक्षण। ये किस देश के संविधान से हम लोगों ने अपने देश के संविधान में अपनाया है, तो आप लोग बताइएगा अमेरिका के संविधान से ये वाक्य को लिया गया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अनुच्छेद 15 कानून के द्वारा निश्चित किया गया है कि किया गया है कि सभी नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों, स्नान घरों, सड़कों आदि पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से जो है दूर करता है कौन, तो अनुच्छेद 15 आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर नोट भी डाला गया है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। 15 अप्रैल 2015 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किन्नरों को अलग लैंगिक श्रेणी का दर्जा दिया गया, अर्थात किसी भी सरकारी दस्तावेज में जेंडर बताने के लिए महिला और पुरुष के अलावा एक तीसरा श्रेणी आता है जिसे किन्नर श्रेणी भी होगी। तो ये पॉइंट लिखा गया है। अनुच्छेद 14, 15 महिलाओं और पुरुषों की समानता के स्थान पर महिला, पुरुष और किन्नरों की समानता की बात करता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 15 के फर्स्ट, अनुच्छेद 15 के कह सकते हैं, अनुच्छेद 15 के 1 कह सकते हैं, अनुच्छेद 15 के 1 कह सकते हैं। अनुच्छेद 15 में दिए गए प्रावधानों या आधारों को छोड़कर राज्य अन्य आधारों पर भेदभाव कर सकता है। अनुच्छेद 15 के सी, यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि समानता स्थापित करने के लिए राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बना सकता है। उसके बाद अनुच्छेद आता है 16। अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति का समान अवसर होगा और इस संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर या इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बतला रहा है कि सरकारी नौकरी में किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, उसके मूल वंश, उसके जो है स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के सी में हम लोग याद रख लेते हैं, राज्य को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने निवासियों के लिए कुछ पदों को आरक्षित कर सकता है। हालांकि इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। अनुच्छेद 16 निवास के आधार पर संरक्षण का निषेध करता है तथा अनुच्छेद 16 के सी इसका अपवाद है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को याद करते हैं, कंटिन्यू। यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 16 के डी में यहाँ पर लिखा गया है, राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जिनका राज्य की नज़र में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 17 तो सभी लोग को याद होता है, ये छुआछूत का या अस्पृश्यता का अंत के बारे में ये बतलाया गया है, यानी छुआछूत का यहाँ पर अंत के बारे में अनुच्छेद 17 आप लोग याद रखिएगा। बतलाया गया है
यहाँ पर लिखा गया, एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रावधान है कि छुआछूत या अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया, जो पूरे देश में लागू है। 1976 में इसे संशोधित व विस्तारित किया गया तथा इसे नया नाम दिया गया नागरिक अधिकारों का रक्षा अधिनियम 1955। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, नोट में याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। इसके लिए 6 माह का कारावास या 500 रुपया का दंड अथवा दोनों लगाया जा सकता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यदि अनुच्छेद 17 के उल्लंघन करते हैं तो ये आप लोग को कार्रवाई किया जाएगा आप लोग पर। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 18। इसके अनुसार देखिएगा, यानी अनुच्छेद 18 के अनुसार देखिएगा, सेना अथवा विधा संबंधी उपाधियों को छोड़कर राज्य अन्य कोई उपाधि धारण जो है नहीं प्रदान करता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। साथ ही भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 18 क्या कहता है तो उपाधियों का अंत आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर नोट डाला गया है, नोट भी याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 के अपने निर्णय में कहा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण अलंकरण है, न कि उपाधियां। अतः इन्हें प्रदान करना अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो ये भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, ये जो है उपाधियां, ये जो है क्या है, तो ये उपाधियां नहीं, ये उपाधियों को अंत के अंतर्गत इसको नहीं शामिल किया जाता है। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोग अपवाद में याद रख सकते हैं, अदरवाइज ये सर्वोच्च न्यायालय कहा है कि ये एक अलंकरण है, न कि उपाधियां। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार समाप्त किए जाने के बाद इनकी संख्या 6 हो गई है। तो यहाँ पर देखिएगा, अनुच्छेद 19 के क में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 के ख में अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सी में देखिएगा संघ व समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता, डी में देखिएगा भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यहाँ पर ई में देखिएगा भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता, यहाँ पर देखिएगा एफ में देखिएगा तो वृत्ति, आजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट याद रखते हैं। अनुच्छेद 19 के क को आप लोग समझिएगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित जो है अधिकार शामिल है, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापित की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं, अपने तथा दूसरे के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, राजनीतिक दल या किसी संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार। ये सभी अधिकार देता है आर्टिकल 19 के क। अपराध के लिए दोषसिद्ध के विषय में संरक्षण, अनुच्छेद 20। इसके तहत किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। ये पॉइंट आप लोग जरूरी याद रखिएगा। यहाँ पर ये कहा गया है कि अपराधी को तब तक अपराधी नहीं समझा जाएगा जब तक उस पर जो है अपराध का कानून नहीं लग जाता है, यानी जब तक उसको दोषी नहीं पाया जाएगा तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाएगा, भले ही वो जेल में क्यों न रह रहा है। ये बात जो है यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी ने झूठे तरीके से उसको फंसा दिया है और वो जेल चला गया है, तब पर भी हमारा संविधान मानता है कि वो जो है क्या है, अपराधी नहीं है। जब तक उस पर जो है कानून सजा नहीं सुना देती है तब तक वो अपराधी नहीं समझा जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। आप लोग याद रखिएगा 19 आर्टिकल 20 के ए में किसी भी आपराधिक कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी अपराध के लिए
अपराधी को वही दंड दिया जाएगा जो अपराध करने के समय निर्धारित था। तो ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल 20 के ए में आप लोग याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको उसी समय दंड दिया जाएगा जब वो अपराध किया रहेगा। यानी वो ये नहीं कि आज अपराध किया है और उसको जो है 10 साल के बाद वाला कानून जो बनाया गया था उसका जो है सजा दिया जाएगा, नहीं। जब वो अपराधी किया था, जब वो कांड किया था, उस समय जो कानून था उसके विरुद्ध वही जो है दंड उसको दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर बतलाया गया है। अगला पॉइंट है विधि के मूल लक्ष्य प्रभाव से संरक्षण केवल आपराधिक कानूनों के संदर्भ में किया गया है, नागरिक कानूनों के संदर्भ में नहीं। अगला अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा 20 के बी, यह दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात एक ही अपराध के लिए न्यायालय द्वारा 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 20 के बी क्या कहता है, तो दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी ये नहीं कि एक ही अपराध के लिए आप लोग को 2 बार दंड दिया जाए। ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। अनुच्छेद 20 के सी क्या कहता है, तो इसके अनुसार अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार जो है वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला आर्टिकल है 21 के क 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान करता है। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 21 के क्या कहता है, तो आर्टिकल 21 के ये कहता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्यों का कर्तव्य है। अगला पॉइंट है निजता का अधिकार। के एस पट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का भाग है। चलिए आगे के पॉइंट हम लोग याद करते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है अनुच्छेद 22 खंड 1 एक व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, अपने पसंद के वकील से परामर्श तथा बचाव का अधिकार है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और अगला आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 22 और खंड 2 में आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर खंड बांट दिया गया है, आप लोग ये बी भी याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 22 के बी में आप लोग याद रखिएगा गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। इसमें जो है अवकाश व रास्ते का समय शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये बतलाया गया है कि कोई भी जो है अपराधी को गिरफ्तार करते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में पेश करना होता है। यदि अपने भी रखते हैं तो पुलिस जो है उसका खुद जिम्मेवार होगा, उस पर भी जो है कार्रवाई किया जा सकता है। कि कार्रवाई किया जा सकता है नहीं है, कार्रवाई किया जाएगा। 24 घंटे तक ही अपने कस्टडी में रख सकता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास जो है उसको पेश करना होता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। और उसमें जो है रास्ता का समय और जो जाम में फंस गया उसका जो है समय शामिल नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध न किए जाने का अधिकार। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 22 के सी उपयुक्त अधिकारों 2 प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगे। कौन कौन से, तो पहला शत्रु देश के नागरिकों को और जो है दूसरा निवारक विरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों को। यहाँ पर देखिएगा निवारक निरोध अनुच्छेद यहाँ पर 22 खंड 4, 5, 6, 7 यहाँ पर देखिएगा लिखा गया नोट में संविधान में निवारक निरोध की अधिकृत परिभाषा नहीं है। निवारक निरोध शांति और आपात दोनों कालों में लागू किया जा सकता है। यहाँ पर अनुच्छेद देखिएगा 22 के डी में तो निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों को 3 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित 2 दशाओं में व्यक्ति की 3 से अधिक भी निरुद्ध किया जा सकता है।
पहला क्या है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकार बोर्ड की राय में ऐसी निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो। ऐसे व्यक्ति संसद द्वारा इसके बारे में निर्मित विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया हो। संसद द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संबंध में अग्र अग्रलिखित कानून बनाए गए हैं। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं जो है एक बार पानी पी लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे के सेशन आप लोग को कंटिन्यू कराता रहूँगा, क्योंकि बोली आप लोग देख रहे होंगे फंस फंस जा रहा है। तो चलिए पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा गया है, विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी की रोकथाम के संरक्षण अधिनियम 1974, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, आतंकवाद निरोधक कानून 2002, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 2004, निवारण निरोध समवर्ती सूची का विषय है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर ने अपने लिए निवारण निरोध कानून बनाया है। यहाँ पर देखिएगा मीसा 1971 को मीसा 1971 को 1979 में समाप्त कर दिया गया। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसको नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल 23-24, जिसे हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार के नाम से जानते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार का निषेध करता है, यानी रोक लगाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, अनुच्छेद 23 के ए, इस अनुच्छेद का महिलाओं तथा SC/ST जातियों के लिए विशेष महत्व है। यह सभी प्रकार के मानव दुर्व्यापार, व्यभिचार व बलात्कार का निषेध करता है। अनुच्छेद 23 के बी, राज्य अनुच्छेद 23 को लागू करने के लिए प्रावधान बना सकता है या अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है। अनुच्छेद 24 याद रखिएगा, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। किसी का खतरनाक संकटपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई भी कारखाना जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने पास काम के लिए नहीं रख सकती है, उसको खतरनाक या संकटपूर्ण उससे काम नहीं करवा सकती है। ये बात बतलाया गया है अनुच्छेद नंबर 24 में। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो हमारा मूल अधिकार है उसमें से एक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आता है, जिसको हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अंतःकरण एवं धार्मिक कार्यों के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, धार्मिक वर्गों पर खर्च धन पर कर से मुक्त अनुच्छेद 27, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता अनुच्छेद 28। तो ये चारों आर्टिकल को आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए इससे संबंधित हम लोग पॉइंट याद रखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के लिए सरकार ने बाल विवाह, सती प्रथा, मानव बलि जैसी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए एक जो है कदम उठाए हैं। इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। यही पॉइंट आप लोग को याद रखना है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 29 में क्या है, तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और आर्टिकल 29 आप लोग याद रखिएगा। यह भारत के नागरिकों को उनके बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है। किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त स्थानों में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर विदेश जो है प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों पर भी लागू होता है।
अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 धार्मिक अथवा भाषाई अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है, जिसमें से पहला जो है यह सभी अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी कार्य के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अगला पॉइंट है, राज्य आर्थिक सहायता प्रदान करने में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 32 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको हम लोग क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था करता है, अर्थात मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होने पर नागरिक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अभी तक जितने हम लोग आर्टिकल पढ़े हैं, उस आर्टिकल में कोई भी व्यक्ति द्वारा उस आर्टिकल को उल्लंघन किया जाता है आपके विरुद्ध, तो आप लोग उसके लिए अनुच्छेद 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर बतलाया गया है, तो इसीलिए इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। अनुच्छेद 32 के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है, किस आर्टिकल को कहा गया है? तो आप लोग बताइएगा अनुच्छेद 32 को कहा गया है, या आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। तो जो भी देखने को मिले उसको आप लोग याद रखिएगा, मार दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 जो है निम्नलिखित रिट जारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के निम्नलिखित रिट जारी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। यदि आप लोग को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोर्ट में जाना होगा तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे, और हाई कोर्ट में जाएंगे राज्य के तो आप लोग को अनुच्छेद 226 के तहत जाना होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर बतलाया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है बंदी प्रत्यक्षकरण, परमदेश प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। तो ये जो है रिट है जो जारी करता है कोर्ट। यहाँ पर देखिएगा भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों के जो है अपवाद हम लोग याद रख लेते हैं। तो इसके अपवाद हम लोग याद रखें। अनुच्छेद 33, इस अनुच्छेद के तहत अग्रलिखित वर्गों के संबंध में उनके कर्तव्यों के उचित पालन और उनमें अनुशासन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से संसद विधि द्वारा यह निर्धारित कर सकेगी कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को किसी सीमा तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। यहाँ पर देखिएगा सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी, उपर्युक्त चारों हेतु स्थापित संचार प्रणाली में नियोजित व्यक्ति, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ये सब आर्टिकल जो है आप लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बट लिखा गया तो थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। यदि भारत के किसी राज्य में सेना विधि लागू हो तो संसद मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बना सकती है। मार्शल लॉ का तात्पर्य है कि सैन्य शासन होता है, यह तब लागू किया जाता है जब असाधारण परिस्थितियां जैसे युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन आदि पैदा हो जाते हैं, तब जो है मार्शल लॉ का लगता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद जो है 35, मूल अधिकारों को क्रियान्वित करवाने के लिए संसद कानून बना सकती है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसका उद्देश्य कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने एवं उनके उल्लंघन की दिशा में दंडनीय करने के लिए देश के कानून के विरुद्ध बनाने हेतु संसद को शक्ति संपन्न करना है। यह संसद को विधि निर्माण की शक्तियाँ देता है। यह अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 व अनुच्छेद 34 को प्रभावी
बनाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। तो आप लोग इतना पॉइंट याद रखिएगा कि जो है नागरिकता संबंधी मौलिक अधिकार संबंधी नागरिकता भी आ जाएगा, वो दिक्कत नहीं है, संसद उसके लिए भी कानून बनाता है। और इसके लिए भी आप लोग याद रखिएगा कि मूल अधिकार संबंधी कानून बनाने का प्रावधान केवल संसद के पास है। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है संविधान अनुच्छेद 35 के ए, राज्य के अस्थायी निवासियों और इनके विशेषाधिकारों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए आगे के पॉइंट हम लोग जो है यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ जो है मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग याद रख लेते हैं, क्योंकि जो है आर्टिकल समाप्त हो चुका है। संविधान के अनुच्छेद 370(1)(d) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 1954 में अनुच्छेद 35(a) को संविधान के परिशिष्ट में शामिल किया गया था। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित किया, जो 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। अनुच्छेद 370 के कुछ खंड को समाप्त कर दिया गया। मौलिक अधिकार का निलंबन। तो जब राष्ट्रपति देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध और जो है बाहरी आक्रमण के आधार पर जो है ये घोषणा होता है। अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त सभी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 358 के तहत स्वयंतः निलंबन हो जाते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अन्य मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत अधिसूचना जारी कर निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग के मन में बहुत ये जो है कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या जो है यह जो प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 20 और 21 जो है कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्या ये मूल जो है संविधान लागू हुआ था उसी समय से ये प्रावधान था? तो ये बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये जो है 44वें संविधान संशोधन से प्रावधान किया गया था। चलिए अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण वाद। तो अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर न्यायालय अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित किए गए संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस आधार पर मूल अधिकारों के संशोधन से जुड़े प्रमुख वाद निम्नलिखित है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के पश्चात मूल अधिकार में संशोधन का विवाद शुरू हुआ, क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाया गया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 में ये जो है वाद चला था। इसमें क्या क्या बात को कहा गया था? तो इस मामले में प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। इस बात के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान में संविधान में संशोधन होता है तो आर्टिकल 368 के तहत ही जो है संशोधन होता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, अदरवाइज मैं आप लोग को जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोग बुक का जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। अदरवाइज इसके लिए कोई आप लोग के लिए जरूरी नहीं है ये सब पढ़ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965। इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो है वाद चला था 1967 ईस्वी में। इस मामले में 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 को चुनौती दी गई, जिसके द्वारा नवी अनुसूची में कुछ प्रावधान शामिल किए गए थे। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इस निर्णय के द्वारा न्यायालय ने भविष्योन्मुखी फैसला दिया। यह निर्णय न्यायिक सक्रियता से संबंधित प्रथम मुकदमा था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित करके यह व्यवस्था की गई कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा।
अगला कौन सा वाद आता है तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद आता है 1973 में। ये कहता है 44वें संविधान संशोधन को केशवावाद भारतीय बनाम केरल राज्य वाद द्वारा चुनौती दी गई। इस मामले में न्यायालय में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के निर्णय को पलट दिया और 44वें संविधान संशोधन को वैध ठहराया, जिसमें कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पहली बार मूल ढांचे को घोषणा की गई और जिसमें कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, अर्थात संविधान का मूल ढांचा असंशोधनीय है। इसी मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि सब प्रस्तावना जो है ये संविधान का अभिन्न अंग है। और क्या आप लोग को याद रखना है कि संविधान के मूल ढांचा में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग को ये तो किया जाता है, संविधान से संशोधन तो हरदम होता है, तो ये बिल्कुल होता है, लेकिन उसका मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होगा। यानी उसके जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नहीं बढ़ेगा, आर्टिकल ऐसे बढ़ेगा, बढ़ाया जाएगा भी तो आर्टिकल मान लीजिए 19 में जोड़ना होगा तो 19 के सी जोड़ाएगा, 19 के सी ए करके जोड़ाएगा, ऐसे जोड़ाएगा, न कि डायरेक्ट जो है आर्टिकल बढ़ा दिया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा। जो आर्टिकल है उसी में ए बी सी करके बढ़ाया जा सकता है। ये पॉइंट यहाँ पर बतलाया गया है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया मूल ढांचे की व्यवस्था व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद वाद दर वाद की जाएगी। यह मूल ढांचे संविधान की विशेषताओं का निर्धारण करता है। मूल ढांचे की अवधारणा को उच्चतम न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण मामले 1975 के द्वारा लागू किया गया। केशवानंद भारती के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि संसद को संविधान संशोधन के अधिकार को न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस मामले में 42वें संविधान संशोधन की चुनौती दी गई, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला किया कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं और सरकार को इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि संसद की सीमित संविधान संशोधन की शक्ति आधारभूत ढांचा है और संसद इस ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। इतना पॉइंट आप लोगों को कहाँ से याद रखना है तो ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से आप लोग को याद रखना है। तो आई होप कि आप लोग को मौलिक अधिकार भी जो है जितना भी पॉइंट था सभी पॉइंट आप लोग के दिमाग में सेट हो गया होगा। अदरवाइज अभी भी आप लोग को थोड़ा बहुत जो है कन्फ्यूजन लग रहा है कुछ पॉइंट से है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी अनुच्छेद 33 से अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आ जाता है। तो ये जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके सभी आर्टिकल महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग सभी आर्टिकल को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम लोग डीपीएसपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग मूल कर्तव्य पढ़ लेंगे, मूल कर्तव्य आएगा तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे क्योंकि ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। उसके बाद आ जाएगा संघीय कार्यपालिका, उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग राष्ट्रपति तक तो जरूर पढ़ेंगे। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज के इस सेशन को। एक बार पढ़िएगा सभी लोग। एक बार रुकिएगा, मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि क्लास जो है प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं, क्योंकि पता नहीं हम इतना जो है आप लोग को रिवीजन कराएं, पता चला कि क्लास जो है रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो क्लास यहाँ पर प्रॉपर चल रहा है। चलिए हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग को क्या पढ़ना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं और अनुच्छेद कितना से कितना तक आ जाएगा तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ।
यहाँ पर देखिएगा संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो भाग 4 अनुच्छेद 33 से 51 आप लोग याद रखिएगा। आप लोग याद रखिएगा इसका जो है महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग याद रखिए कि इन्हें जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये तत्व ही वास्तविक रूप से देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करता है। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इन्हें लागू करवाने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसके जस्ट पीछे वाला जो भाग देखे थे, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, उसके लिए यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके लिए आप लोग कोर्ट जा सकते हैं। बट यहाँ पर राज्य की नीति ने संबंधित यानी भाग 4 से संबंधित कोई भी आर्टिकल का उल्लंघन होता है तो आप लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये पॉइंट जो है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है। अगला पॉइंट है ये अपनी प्रकृति में एक एक जो है एकात्मक सॉरी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मिट गया है, सॉरी सकारात्मक लिखा हुआ है। यह अपनी प्रकृति में सकारात्मक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और यह यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का जो है दर्शन एवं उसकी आत्मा है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 36। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। अनुच्छेद 37 में आप लोग याद रखिएगा यद्यपि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तथापि ये शासन में मूलभूत हैं और राज्य को विधि बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। आर्टिकल 38 क्या कहता है, राज्य लोक कल्याण। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग जरूरी आर्टिकल 38 को जरूर याद रखिएगा। ये क्या कहता है, राज्य लोक कल्याण से संबंधित आर्टिकल 38। तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा राज्य। अनुच्छेद 38 के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना हेतु राज्य द्वारा प्रयास, इसको जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था आर्टिकल 38 के ए को। आर्टिकल 38 के बी क्या कहता है, तो राज्य आय प्रतिष्ठा अवसर व सुविधाओं की जो है असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और अगला आर्टिकल आता है 39। राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा कि, यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 19 के ए में बताया गया है कि जीविकोपार्जन का साधन प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से उपलब्ध हो। तो ये जो आर्टिकल जोड़ा गया है यानी 39 के ए, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा भौतिक संसाधनों जैसे यथा खनिज, पेट्रोलियम, धातु, कोयला आदि पर राज्य सरकार जो है राज्य इस प्रकार नियंत्रण करे जिससे इसका लाभ संपूर्ण समाज को मिल सके। तो थोड़ा सा जो है हमारा गला बैठ रहा है, जी जो है लटपटा जा रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर भी पढ़ाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग भी लाइन बाय लाइन पढ़ते चलिएगा हमारे साथ। अनुच्छेद 39 के सी देश की पूंजी संपत्ति तथा उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो। अनुच्छेद 39 के क्या कहता है, तो 39 के 4 या 39 के डी आप लोग याद रखिएगा। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान 39 के डी आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 39 के डी सामान्य कार्य के लिए समान वेतन स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बतलाया गया है। ये नहीं कि स्त्री जो है 4 घंटा काम कर रही है तो उसको 2000 रुपया और पुरुष 4 घंटा काम कर रहा है तो उसको जो है 4000 रुपया, जो सेम कार्य है तो सेम वेतन देना पड़ेगा। स्त्री और पुरुष में जो है कोई फर्क वहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए, ये बात यहाँ पर बतलाया गया है। अदरवाइज आप लोग हर जगह देखे होंगे कि जो है ये फर्क किया जाता है, तो इसके लिए आप कहिएगा कानून हम जा सकते हैं कि नहीं, तो नहीं जा सकते हैं, ये शुरू में ही चेता दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है अनुच्छेद 39 के जो है यहाँ पर ई में देखिएगा तो लिखा गया राज्य श्रमिक स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा साथ में बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। अनुच्छेद 39 के एफ आप लोग याद रखिएगा राज्य बालकों के स्वास्थ्य विकास हेतु स्वतंत्र एक जो है गरिमामय, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को याद रखते हैं।
यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, वातावरण उपबंध कराएगा, साथ ही बालकों तथा अल्पसंख्यकों के शोषण से रक्षा करेगा। अनुच्छेद 40 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन बार बार पूछा जाता है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 41 कुछ विशेष परिस्थितियों में रोजगार, शिक्षा व सहायता पाने का अधिकार, साथ ही बेकारी, बीमारी एवं बुढ़ापे में सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का प्रबंधन करेगा, साथ ही स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता का प्रबंध करेगा। आप लोग इस भाग में बार बार देखे होंगे राज्य का जिक्र हो रहा है, तो राज्य मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान का जिक्र ये कर रहा है, नहीं, ये राज्य उसका कर रहा है जो अपने आप में जो है, एक मान लीजिए कोई संगठन है, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ये संगठन है। इसी प्रकार से बहुत ऐसे भारत में कंपनी है जो एक संगठन है, जो अपने आप में एक राज्य है, तो उस राज्य का जिक्र कर रहा है जो अपना कानून बनाता है। तो आप लोग देखे होंगे कंपनी जो है कानून बनाता है कि आपको 8 बजे आ जाना है, ये काम करना है, ये काम करना है, फिर आप लोग को 4 बजे चला जाना है। तो इस प्रकार से राज्य जो है अपना कानून बनाती है, तो उस राज्य को ये चेतावनी दिया जा रहा है इस आर्टिकल के तहत। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि ये जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वाले राज्य को चेतावनी दिया जा रहा है, ये दोनों राज्य में। और आई होप कि आप लोग जो है कन्फर्म हो गए हैं कि ये राज्य किसका जिक्र कर रहा है। बार बार राज्य आ रहा है तो आप लोग समझिएगा कि जो अपने आप में स्वतंत्र है उसका ये जिक्र कर रहा है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, आर्टिकल 43। कृषकों एवं अन्य जो है मजदूरों की जीवन निर्वाहन हेतु न्यूनतम मजदूरी तथा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अगला आर्टिकल है 43 के ए, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों, श्रमिकों का प्रतिनिधित्व। अगला आर्टिकल है 44, समान सिविल संहिता। ये भी पॉइंट आप लोग जरूरी याद रखिएगा, समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44। अगला अनुच्छेद है 45, बच्चों की आरंभिक देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 46 में कहता है, राज्य द्वारा दुर्बल वर्गों, विशेषताएं, SC ST के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की रक्षा। आर्टिकल 47, हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य नशीले पदार्थों के सेवन व उपयोग पर प्रतिबंध, अर्थात राज्य लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48, गौवध निषेध तथा कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास। तो गौवध पर निषेध यानी गौ हत्या पर रोक, अनुच्छेद 48 याद रखिएगा, एवं कृषि पशुपालन को मनोवैज्ञानिक बनाने का प्रयास, आर्टिकल 48 ही आप लोग को याद रखना है। आर्टिकल 48 के ए में आप लोग याद रखिएगा, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा राज्य करेगा। ये भी याद रखिएगा। और अगला आर्टिकल है जो कि यहाँ के सेकेंड लास्ट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिएगा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कौन करता है आर्टिकल, तो आप लोग को ये आर्टिकल 50 करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा। अगला आर्टिकल जो कि इस भाग का लास्ट आर्टिकल है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं बंधुत्व के लिए प्रयास करेगा। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, संविधान के अन्य भागों में वर्णित नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 350, राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों हेतु प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 351 याद रखिएगा, संघ का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा के प्रचार हेतु प्रयास करे। और अगला आर्टिकल 335 से संघ तथा राज्य की सेवाओं में नियुक्ति करने में SC ST प्रशासन की दक्षता को ध्यान में रखा जाएगा। अगला पॉइंट है, संविधान में नीति निर्देशक तत्व तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो इतना पॉइंट आई होप कि आप लोग को याद हो गया होगा। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों में अंतर क्या है।
तो दोनों का अंतर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है पॉइंट देख लेंगे कि किस व्यक्ति ने क्या क्या भाग्य जो है मौलिक अधिकार के लिए यहाँ पर डीपीएसपी के लिए बतलाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में जो है यहाँ पर अंतर देख लेते हैं। इसमें दोनों में जो है क्या क्या अंतर देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, पूरा पॉइंट आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिएगा, इधर जो है मूल अधिकार है और इधर जो है डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व है, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़े हैं। यानी इधर भाग 3 और इधर भाग 4 है। यहाँ पर पहला पॉइंट देखिएगा, ये न्यायालय में वाद योग्य है, यानी कोई गड़बड़ होता है तो आप लोग न्यायालय जा सकते हैं, इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। प्रकृति में सकारात्मक है, ये प्राकृतिक में सकारात्मक है, अर्थात राज्य को कुछ कार्य करने की अनुमति देते हैं। तो ये भी और ये देखिएगा, राज्य को कुछ कार्यों को करने के लिए रोकते हैं। यहाँ पर जो है रोका जाता है और यहाँ पर अनुमति दिया जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 3 नंबर पर राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक। तो दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, ये व्यक्ति केंद्रित होते हैं, ये जो है समाज केंद्रित होते हैं। ये उदारवादी दर्शन पर आधारित है, ये जो है समाजवादी, कल्याणकारी, गांधीवादी, पर्यावरणीय एवं अंतर्राष्ट्रवादी दर्शन पर आधारित है। यह यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया जाता है और इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका और न ही कार्यपालिका के कार्यों पर जो है निर्बंधन करते हैं। ये विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं, इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इच्छा पर निर्भर करता है, वो कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, उसके लिए आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं नहीं करेगा तो। आई होप कितना पॉइंट आप लोग को याद हो गया होगा। ये हो गया है कि पर्सनल व्यक्ति के लिए है, एनिमल अधिकार जो है ये पर्सनल व्यक्ति पर लागू होता है, और ये जो है ये किस पर लागू होता है, तो ये समाज के लिए बनाया गया है। तो ये दोनों पॉइंट में अंतर आप लोग आई होप की समझ आ चुका है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को जो है यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, जिसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया, संविधान में संशोधन द्वारा जोड़े गए नए नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार सरोवर सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित जो है निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। कौन कौन से, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़े गए हैं, वो कौन कौन से, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 39 के क यहाँ पर देखिएगा, सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसमें गरीबों को जो है अन्याय का शिकार न होना पड़े। अनुच्छेद 43 के क जोड़ा गया, उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। और अनुच्छेद 48 के क जोड़ा गया, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों का रक्षा करना। ये जो है अंतिम वाला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को क्या करते हैं, याद करते हैं। तो यहाँ से तो हम लोग जो है सभी आर्टिकल को ऐसे पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद भी यहाँ पर बतलाया गया है कि कौन से जो है संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन बात को जोड़ा गया है। तो यहाँ देखिएगा आर्टिकल 48 के ए में कहा गया है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। अनुच्छेद 48 के बी, आय, सुविधाओं तथा अवसरों की समानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। अगला पॉइंट देखिएगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में अनुच्छेद 38 की भाषा में संशोधन करके एक नया निर्देशक तत्व जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करें। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व न तो विधायिक के और न ही कार्यपालिका के कार्यों पर प्रतिबंधन करते हैं। यह विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं, इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। ये भी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा।
अगला पॉइंट है 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को परिवर्तित करके प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बनाया गया और निदेशक तत्वों में संशोधन करते हुए राज्य से यह अपेक्षा की गई कि वह बच्चों के बचपन की देखभाल करेगा और सभी बच्चों को जिनका आयु 14 वर्ष से कम है निःशुल्क शिक्षा प्रबंध कराने की व्यवस्था करेगा। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप लोग समझिएगा, इसको मैं अपने तरीके से बतला रहा हूँ। तो देखिए, ये जो था, ये जो प्रावधान था कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है, ये पहले रखा गया था कहाँ पर, तो डीपीएसपी में। डीपीएसपी में जाने का मतलब ये हो जाता है कि वो जो है राज्य पर निर्भर करेगा कि वो पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बट उसको क्या किया गया है 86वें संविधान संशोधन द्वारा, उसको डीपीएसपी से निकाल कर मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया, जो कि अनिवार्य है। उसके लिए आप कोर्ट भी जा सकते हैं। यानी अब ये हो गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हर राज्य क्या करेगा, यहाँ पर शिक्षा देगा ही देगा, नहीं देगा तो कोर्ट में जो है व्यक्ति जा सकता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसको कब किया गया है, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा किया गया है, यानी डीपीएसपी से निकालकर इसको मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया है। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया, जिसका उल्लेख 43B में किया गया है। अनुच्छेद 43 के बी के अनुसार राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निर्णय तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नीति निदेशक तत्व से संबंधित विचार के बारे में, यानी कौन से व्यक्ति क्या क्या विचार अपना रखे थे। तो के एम पणिक्कर के अनुसार क्या कहा गया था, तो ये कहे हैं, यह आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना करते हैं। उसके बाद केटी शाह के शब्दों में सुनिएगा, तो ये कहते हैं, यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं, यह नीति निदेशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा। तो अनोखी विशेषता वाला जो है ये नीति निदेशक तत्वों को कहा किसने, तो अंबेडकर जी ने। नेहरू के शब्दों में आप लोग देखिएगा, तो नीति निदेशक तत्व समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना करते हैं। तो ये चारों पॉइंट जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जामिनर डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन पूछता है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, मूल कर्तव्य के बारे में। तो मूल कर्तव्य से भी क्वेश्चन बहुत संख्या में देखने को मिलता है आप लोग के एग्जाम में। तो चलिए हम लोग मूल कर्तव्य को निपटाते हैं। तो आप लोग हमें ये बतलाइएगा कि क्या मूल कर्तव्य जो है ये मूल संविधान का भाग था, हाँ या ना में आप लोग आंसर जल्दी से बतला दीजिए। उसके बाद हम लोग ये नया जो है लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से हाँ या ना में आप लोग बतलाइएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अभी इतने पर समझाता हूँ। चलिए समझिएगा ध्यान से। देखिए, मूल कर्तव्य भाग 4 के क के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है और अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत इसको देखना है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या याद रखिएगा, मूल कर्तव्य का जब भी जिक्र करेगा तो आप लोग आर्टिकल 4 के क आप लोग याद रखिएगा। ये क आने से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो है हमारा संविधान जो मूल रूप से जब लागू हुआ था उस समय ये प्रावधान नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पर देखिए क लगा हुआ है, तो ये अवश्य जो है किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया होगा। इससे भी आप लोग पता लगा सकते थे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को क्या याद रखना है, आप लोगों से पूछेगा। यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कन्फ्यूज होंगे कि मूल अधिकार और मौलिक अधिकार जो है दोनों अलग अलग है। तो जी बिल्कुल, दोनों अलग अलग है। वो मूल अधिकार जो हम लोग पढ़े थे यानी मौलिक अधिकार, या उसी को हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। यहाँ पर मूल कर्तव्य है। ये दोनों में जो है बहुत लाख लिखा अंतर है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा।
आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, लिखा गया है मूल कर्तव्य से तात्पर्य संविधान के भाग 4 क में नागरिकों के लिए उपलब्ध कराए गए कर्तव्यों से हैं। कर्तव्यों का पालन करना सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित लेकर स्वर्ण समिति के गठन सिफारिश पर गठन इन सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में नया भाग 4 के क मूल कर्तव्य नाम से जोड़ा गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 के क जोड़कर जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रथम शिक्षा का मूल कर्तव्य को जो है जोड़ने के बाद मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 11 हो गई है। अंत वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11। आप लोग और एक पॉइंट बताइएगा यहाँ पर हमको, ये बताइए, अभी अभी मैंने जिसका जिक्र भी कर दिए हैं कि मूल कर्तव्य जो है जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जब मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया था, उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितना था? तो आप लोग बताइएगा 10। वर्तमान में कितना है? 11। ये कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कि सरदार सरोवर सिंह समिति के बारे में। देश में आपातकाल लागू किए जाने के पश्चात देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरदार सरोवर सिंह की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य अतीत के अनुभवों से सीखना और संविधान से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करना, संशोधन की सिफारिश करना, मूल कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करना आदि था। सरदार सरोवर सिंह समिति के सदस्य कौन कौन से थे? तो सरदार सरोवर सिंह ये जो अध्यक्ष हो गए थे, एस रे थे, और उसके बाद एच आर सॉरी खोखले थे, और गाडगिल थे, और उसके बाद डीपी सिंह थे, ए आर जो है अंतुले थे, उसके बाद रजनी पटेल थी, उसके बाद सैयद मोहम्मद थे, उसके बाद स्टीफन थे और गोस्वामी थे। तो ये 10 सदस्य थे, जिनमें से एक जो है सरदार सिंह भी थे जो अध्यक्ष थे। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अदरवाइज केवल आप लोग 2-4 पॉइंट भी यहाँ पर नाम याद रख लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज आप लोग सभी का नाम याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, और जो है 2 व्यक्ति थे, बीवी साढ़े और बी एन मुखर्जी भी थे। यानी टोटल जो है 12 सदस्यीय समिति था। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। 10 सदस्यीय नहीं था, 12 सदस्यीय था। नागरिकों के कर्तव्य, नागरिकों के कर्तव्य क्या क्या है? 10 कर्तव्य, 11 कर्तव्य आप लोग याद रखिएगा। यही जो है पॉइंट आप लोग को मेन याद रखना है, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 जोड़ा गया था और एक 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में कितना है? तो 11 है। आप लोग एक एक करके याद रखिएगा। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? तो संविधान का पालन करें तथा उनके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्र ध्वजों और राष्ट्रगानों का सम्मान करें। तो पहला कर्तव्य आप लोग का क्या होता है? कि पहला कर्तव्य ये होता है कि आप लोग राष्ट्रगान को जो है सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज को सम्मान करें, उसके आदर्शों का पालन करें, संस्थाओं का जो है पालन करें। ये सभी जो है आपका पहला कर्तव्य होता है। दूसरा कर्तव्य क्या होता है? तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करें। तीसरा कर्तव्य होता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा कर्तव्य होता है कि देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करें। पांचवा कर्तव्य होता है कि भारत के लोगों के जो है समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। और छठवां कर्तव्य होता है कि राष्ट्र की समन्वित सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा की रक्षा करें। सातवां कर्तव्य होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानजार्जन का विकास करें। और आठवां मौलिक कर्तव्य यह है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया की भाव रखें। नौवां मौलिक कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें व हिंसा से दूर रहें। 10वां आपका कर्तव्य होता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करें। और अंतिम आपका कर्तव्य होता है, क्या होता है कि अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त माहौल तैयार कराएं।
यानी जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये गार्जियन के लिए आग्रह किया गया है इसके माध्यम से। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। यानी आप जो सॉरी जो अभिभावक हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए उपयुक्त माहौल तैयार कराएं, यानी उसको हर हाल में शिक्षा दे ही दे, ये नहीं कि अपने बच्चों को काम पर लगा दे 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में ही। तो ये पॉइंट यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं। तो मौलिक कर्तव्यों का विशेषता क्या है? तो मौलिक कर्तव्य नागरिक एवं नैतिक प्रकृति के हैं। मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार में बोल रहा हूँ, सॉरी मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य में स्पष्ट अंतर है। मौलिक कर्तव्य कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, यानी कानून इसके लिए आप लोग को जो है कुछ नहीं कर सकती है। इसीलिए इसको कहाँ पर रखा गया है? तो भाग 4 के क में जोड़ा गया है, नहीं तो इसको भाग 3 के क में जोड़ दिया जाता है तो ये कानून के द्वारा परिवर्तनीय हो जाता है, यानी कानून इस पर हस्तक्षेप कर सकते थे। तो इसीलिए इसको कहाँ जोड़ा गया है? तो इसको जोड़ा गया है भाग 4 में, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आ जाता है। अगला पॉइंट है 11 नंबर पर, देखिएगा लिखा गया संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर याद रख लेते हैं। तो संविधान भाग के 5 के अध्ययन 1 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। तो संघीय कार्यपालिका भाग 4 आप लोग याद रखिएगा। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्व अंग है जिसका मुख्य कार्य व्यवस्थापक द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करना और शासन का संचालन करना। हमारे यहाँ संसदीय शासन है। संसदीय शासन में 2 तरह की कार्यपालिका होती है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है तो कौन होता है? पहला संवैधानिक कार्यपालिका, दूसरा जो है वास्तविक कार्यपालिका। संवैधानिक कार्यपालिका के अंतर्गत देश के मुख्य रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी शामिल होते हैं तथा राज्यों में राज्यपाल और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत जो आ जाएंगे प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिपरिषद तथा राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्यों के मंत्रिपरिषद आते हैं। तो दोनों पॉइंट आप लोग अलग अलग जरूर याद रखिएगा। इस संवैधानिक कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन सा पोस्ट आ जाएगा और वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन पोस्ट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा संघीय कार्यपालिका में हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। संवैधानिक कार्यपालिका में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे के पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग को जो है कितने तक पढ़ना है एक बार मैं देख लेता हूँ, उसके बाद जो है आप लोग को कंटिन्यू क्लास कराता रहूँगा, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे आगे के सेशन में कंटिन्यू कर लेंगे। तो राष्ट्रपति के बाद हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना होगा, तो हम लोग जो है आगे के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जितना मैं पॉइंट बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को पूरा क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। आप लोग कहिएगा तो मैं यहाँ पर आर्टिकल का अध्ययन करा दूंगा। उसके बाद जो है जो जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग कल के सेशन में पढ़ेंगे। चलिए एक बार मैं आप लोग को आर्टिकल जो है पढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग आर्टिकल डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होंगे, यानी अनुच्छेद 52 कहता है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति का पद रखा जाएगा, यानी हमारे देश में एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी संघ का कार्यपालिका शक्तियाँ जो है ये राष्ट्रपति के हाथों में रहेगा। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो अनुच्छेद 54 से संबंधित राष्ट्रपति का निर्वाचन है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग कहिएगा अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 55 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ या विधि। उसके बाद अनुच्छेद 56 में याद रखिएगा राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 56 में किया गया है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है, तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है अनुच्छेद 57 आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है।
और अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या रखा जाता है, और अनुच्छेद 60 कहता है शपथ, 60 ऐसे आप लोग को याद रखिएगा। 60 आ जाएगा, अनुच्छेद 60 आएगा तो शपथ से आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का जिक्र है। तो महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पर किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 61 के तहत। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जो है व्यक्ति की पदावधि जो है आर्टिकल 62 में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन, और आर्टिकल 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है सशक्त विषय। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। अभी जो हम लोग आर्टिकल देखे हैं ये सब भी जो है राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है। यहाँ पर आर्टिकल 72 देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी क्षमा का भी शक्ति, माफ यानी दंड जो फांसी का शक्ति है वो भी माफ कर सकते हैं कौन, तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 72 के तहत। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 आप लोग याद रखिएगा। अगला आर्टिकल है 73 संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ का विस्तार, और अगला आर्टिकल है 1, 2, 3 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप कि जितना मैं आर्टिकल कराया हूँ राष्ट्रपति के संबंध में ये भी आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। नहीं आएगा तो कल के सेशन में भी देखेंगे और जो है इसके आगे के पॉइंट भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप कि आज के सेशन में जितना मैं पॉइंट बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। एक बार क्या करिएगा, इसका PDF आप लोग डाउनलोड करके एक बार अपने से रिवीजन जरूर करिएगा। जिनके पास बुक नहीं है पॉकेट जीके का वो बुक वो जो है PDF डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे के सेशन में।